कंगति च सूत्र का अर्थ यहाँ पर कंगति के द्वारा निषेध को विशेषित करते हैं या गुण वृद्धि को विशेषित करते हैं, ये द्वैत उपस्थित होता है। कंगति सूत्र में पढ़ा है, इसके द्वारा हम निषेध को भी विशेषित कर सकते हैं, गुण वृद्धि को भी। निषेध को विशेषित करते हैं, किंगत परे रहते गुण वृद्धि नहीं होते, ये अर्थ बनेगा। किंगत परे रहते नहीं होते गुण वृद्धि, इस तरह वाक्यार्थ बनेगा। किंगत परे रहते निषेध को विशेषित करो। कैसा निषेध? किंगत परक। किंगत परे रहते नहीं होता, मतलब सीधा कंगति को निषेध से जोड़ो। किंगत परे रहते नहीं होता क्या? गुण वृद्धि। के स्थान में गुण वृद्धि। तो ये जो है निषेध विशेषित करने पर अर्थ बना। प्रधान तो निषेध ही है सूत्र में। यहाँ पर विधेय जो होता है वो प्रधान होता है, जिसका हम विधान करते हैं वो प्रधान होता है। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा क्या विधान किया जा रहा है? निषेध का ही विधान किया जा रहा है, तो निषेध की प्रधानता है। प्रधान की दृष्टि से देखो तो किंगति के द्वारा निषेध को ही विशेषित करना चाहिए, किंतु यहाँ पर यदि निषेध को जो कि प्रधान है उसको विशेषित करते हैं तो ये देखना है कि कितने लक्ष्य संग्रहित होंगे, और अप्रधान जो गुण वृद्धि है उसको विशेषित करने से, कंगति के द्वारा गुण वृद्धि को विशेषित करने से कितने लक्ष्य संग्रहित होंगे, ये हमें देखना होगा। यदि हम गुण वृद्धि को विशेषित करते हैं और फिर गुण वृद्धि के द्वारा निषेध पर पहुंचते हैं, किंगति के द्वारा तो गुण वृद्धि को और किंगत विशिष्ट गुण वृद्धि को निषेध तक ले जाते हैं, गुण वृद्धि फिर गुण वृद्धि के द्वारा निषेध करते हैं। ऐसा करने से हमारे कितने लक्ष्य संग्रहित होंगे, दोनों पक्षों में हमें देखना पड़ेगा। दो विशेषण परस्पर वैसे संबंधित नहीं होते। गुणानाम च परार्थत्व, दो विशेषण क्या क्या हैं? एक तो निषेध और एक गुण वृद्धि। ये दोनों, निषेध तो विशेष है और दो यहाँ पर विशेषण बन सकते हैं, किंगत तथा गुण वृद्धि। तो परस्पर गुणों का आपस में संबंध नहीं होता, परस्पर गुणों का आपस में संबंध नहीं होता। गुणानाम च परार्थत्वात् असंबंधा समत्वात् स्यात्, एक न्याय है। गुणानाम च परार्थत्वात् असंबंध दो बड़े छोटे हो ना तो वे तो आपस में रह सकते हैं। दो बराबर के जो समान बल वाले हैं ना, वो बराबर रहना बड़ा मुश्किल है। एक ऊंचा हो एक नीचा हो तो रह सकते हैं ना। दो बराबर वाले, दो बराबर शक्ति वाले का एक साथ रहना मुश्किल होता है। जैसे नहीं भिक्षुको भिक्षुकांतम दृष्टा याचितुम अर्हति, नहीं भिक्षुको भिक्षुकांतरम दृष्ट्वा याचितुम अर्हति। भिक्षुक दूसरे भिक्षु को देखकर नहीं मांगता है, बराबर के हो गए ना। यही एक न्याय है। वाक्यों के निर्णय के बारे में बहुत सारे न्याय हैं। तो मीमांसा का एक न्याय है कि गुणों के परार्थ होने से परस्पर वे संबंधित नहीं होते।
गुण जो जितने भी गुण होंगे, गुण माने विशेषण, विशेषण जो है वो सारे किसी विशेष्य के साथ ही संबंधित होते हैं। जैसे क्रिया होती है वाक्य में, कुछ कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, क्रिया होती है, तो कारक कारक आपस में संबंधित नहीं होते, क्रिया के साथ सारे कारक संबंधित होते हैं। एक कारक दूसरे कारक के साथ संबंधित नहीं होता है, क्योंकि कारक गुण होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया प्रधान होती है। देवदत्त गांव को जाता है, देवदत्त जाता है गांव को, तो यहाँ पर क्रिया जो है ना वो कारकों के साथ जुड़ी हुई होती है, कारक परस्पर आपस में संबंधित नहीं होते हैं। इसी बात को मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि गुण जो होते हैं वो परार्थ होते हैं। जहां जहां भी गुण होंगे, गुण का मतलब विशेषण, गुण शब्द का अर्थ विशेषण है। गुण जो है वो किसी को विशेषता बताने के लिए होते हैं, वे परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, उनका रिलेशन परस्पर नहीं होता है, किसी अन्य के साथ होता है। लेकिन इस न्याय का एक बाधक स्थल है, अपवाद है। गुणाकृतात्म संस्कार प्रधानम प्रतिपद्यते, प्रधानस्य उपकारे ही तथा भूयसी वर्तते। ये ऊपर भी एक न्याय है, ये भी एक न्याय है, इसका ये अपवाद स्थल है। भिक्षुक भिक्षुक को देकर नहीं मांगता है, ये तो सही है, और गुण परार्थ होते हैं, मतलब 2 भिक्षुक हैं, किसी धनी के साथ संबंधित हो सकते हैं, पर भिक्षुक भिक्षुक आपस में संबंधित नहीं होंगे। तो ये कहता है कि गुण जो होते हैं जब अपना संस्कार कर लेते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि गुण जब आत्म संस्कार कर लेता है, कृतात्म संस्कार येन, कृतः आत्म संस्कारो येन, जिसने अपना संस्कार कर लिया है, ऐसा गुण जब प्रधान को प्राप्त होता है तो प्रधान का अधिक उपकार करने में सक्षम होता है। प्रधान जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था, लौकिक उदाहरण, एक है इलायची, एक है पानी और एक है व्यक्ति। तो पानी यहाँ पर जो जिसके लिए होता है वो गुण होता है और वो अप्रधान होता है। जैसे पानी मनुष्य के प्यास को शांत करने के लिए है, मनुष्य को पिलाने के लिए पानी है, मनुष्य की प्यास को बुझाने के लिए पानी है, तो मनुष्य प्रधान है और पानी गुण है। पर गुण जब अपना संस्कार कर लेता है इलायची के द्वारा, और फिर जब प्रधान को प्राप्त होता है, प्रधान कौन है? पुरुष है, प्यासा पुरुष है, और फिर वो उसको प्राप्त होता है, तो प्रधानस्य उपकारे ही, प्रधान का उपकार करने में तथा भूयसी वर्तते, तो वो बहुत्व में वर्तमान हो जाता है। भूयसी का मतलब अधिक अर्थ को अधिक उपकार करता है, मतलब प्रधान से भूयसी उपकारे वर्तते, प्रधान का अधिक उपकार करने में सक्षम होता है। केवल सीधा पानी पिलाओ और एक इलायची युक्त पानी पिलाओ, केवल सीधा दूध पिलाओ, एक इलायची डाल करके दूध पिलाओ, तो जैसे दूध सीधा पिलाएं और एक इलायची डाल करके दूध पिलाएं, मिश्री इलायची डालकर दूध पिलाएं, तो जिसको दूध पिलाएंगे उसका ये ज्यादा उपकार करेगा, अर्थात उसको अधिक तृप्ति देगा, हैं? तो यहाँ पर भी अब ये उदाहरण समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी कंगत भी गुण है और गुण वृद्धि भी गुण है और निषेध प्रधान है, मतलब निषेध करने के लिए दोनों चीजें हैं। कित भी निषेध करने के लिए ही यहाँ पर सूत्र में पढ़े हैं, निषेध तक पहुंचाते हैं हमें, कंगति तथा गुण वृद्धि, ये दोनों हमें निषेध तक पहुंचाते हैं। तो हम कंगति के द्वारा सीधे निषेध पर पहुंच जाएं, हैं? या कंगति विशिष्ट गुण वृद्धि और फिर निषेध तक पहुंचे, सीधा गुण वृद्धि निषेध से जोड़ दें। क्या कहना चाहिए? किंगत के परिते नहीं होता गुण वृद्धि, सीधा किंगति के द्वारा निषेध को जोड़ दें, या किंगति को पहले गुण वृद्धि से जोड़ें,
और फिर उसको निषेध से जोड़ें। हैं? तो ऐसा करने से अधिक उपकार होगा। कैसे उपकार होगा? यदि हम सीधा कंगत को निषेध से जोड़ेंगे तो वहां निश्चित रूप से तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य पर सप्तमी होगी। किंगत परे रहते नहीं होते क्या? गुण वृद्धि। तो चिता चितवान आदि में तो गुण का निषेध हो जाएगा, भिन्न भिन्नवान में नहीं हो पाएगा। और जब हम किंगत के द्वारा गुण वृद्धि को विशेष करते हैं, किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि वे नहीं होते, इक्के स्थान में वे नहीं होते, तो इससे अधिक उपकार होगा प्रधान का, निषेध का अधिक उपकार होगा। निषेध यहाँ प्रधान है, उसका अधिक उपकार होगा। क्या अधिक उपकार होगा? कि वो चिता चितवान में भी निषेध कर सकेगा, भिन्ना भिन्नवान में भी निषेध कर सकेगा। नहीं तो भिन्ना भिन्नवान में नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच में द आ गया था। भिद धातु आगे क्ता प्रत्यय है। ये कित परे रहते नहीं होता गुण वृद्धि। पुगंत लघु दस में तो सार धातु आर धातु की अनुवृत्ति है। सार धातु का आर धातु परे रहते लघु दिक को गुण होता है, तो यहाँ गुण हो जाएगा, निषेध नहीं हो पाएगा क्ता को मानकर। कंगति से सूत्र का अर्थ यदि ये हो कित कित परे रहते नहीं होता इक्के स्थान में गुण वृद्धि, नहीं होता इक्के स्थान में गुण वृद्धि, परे रहते, तो व्यवधान होने के कारण यहाँ निषेध नहीं हो पाएगा। केवल सार धातु का अर्थ धातु के सूत्र से जहाँ गुण की प्राप्ति होगी वही निषेध हो पाएगा। ठीक है, मतलब एक तो सार धातु का अर्थ धातु के सूत्र की प्राप्ति में कंगति च लगे, और एक उगंत लघुभ्यस्य च की प्राप्ति में कंगति च लगे। तो ये तो तभी लग सकता है जब कंगति में निमित्त सप्तमी हो। यदि पर सप्तमी होगी, सार धातु का अर्थ धातु के विषय में तो लग सकेगा, उगंत लघुभ्यस्य के विषय में नहीं लग सकेगा। क्यों नहीं लग सकेगा? क्योंकि किंगत परक नहीं होते गुण वृद्धि, ऐसा अर्थ होगा तो कंगति में पर सप्तमी बनने लगेगी। पर सप्तमी निमित्त सप्तमी नहीं समझ आ रहा। पर सप्तमी का मतलब जहाँ पर तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा लग करके व्यवधान रहित पूर्व में कार्य हो, उसको पर सप्तमी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सार धातु आर धातु को, सार धातु आर धातु को तो व्यवधान रहित पूर्व में मिल जाएगा। जैसे ची धातु आगे त्रिच चेता, वो तो सामर्थ्य से हो जाता है ना, वो सूत्र ही व्यर्थ हो गया यदि वहां पर भी व्यवधान में ना हो। भिद धातु में जैसे त्रिच प्रत्यय लाए और यहाँ पर गुण करने लगे, और आप कहो कि वहां भी तो पर सप्तमी है, सार धातु आर धातु परे रहते लघु दिक को गुण होता है, तो वहां पर भी तो व्यवधान है। वहां तो व्यवधान नहीं है ना, लघु दिक को गुण कहा है उस सूत्र में। उपधातु व्यवधान युक्ति मिलेगी। लघु दिक को गुण होता है, सार धातु का धातु परे रहते, तो लघु दिक कैसा बनेगा? दय के व्यवधान में लघु दिक बनेगा, तो वो सूत्र तो अपना कार्य करेगा। कंगति से सूत्र अपना कार्य केवल चित चितवान में। यदि पर सप्तमी हो, पर सप्तमी का मतलब इसके पर रहते व्यवधान रहित पूर्व में इक्के स्थान में नहीं होते गुण वृद्धि, ऐसा अर्थ होगा। व्यवधान जहां भी मिलेगा वहां पर कंगति से अपना काम नहीं कर पाएगा। तो पर सप्तमी यदि बन जाए कंगति से, तो उससे फिर भिन्न भिन्नवान में निषेध नहीं हो सकेगा। निमित्त सप्तमी हो तो इसका अर्थ ये होगा किंगत के होने पर यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से जो सप्तमी हो वो सत सप्तमी है, निमित्त सप्तमी है, कोई सप्तमी का नाम नहीं है। सत सप्तमी होती है, पर सप्तमी होती है, विषय सप्तमी होती है। सत सप्तमी, विषय सप्तमी, वैषयिक सप्तमी होती है, एक औपश्लेषिक सप्तमी होती है। जैसे कटे आस्ते, आप चटाई के ऊपर बैठे हैं तो ये औपश्लेषिक सप्तमी है। चटाई का और आपका संबंध है, निकट संबंध है, चटाई के साथ चिपके हुए हो आप, ये औपश्लेषिक सप्तमी है। हम यूं कहें कि वृक्षे खगा संति, ये भी औपश्लेषिक सप्तमी हो सकती है। खग जो होते हैं उसके ऊपर बैठे हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और एक होती है तिलेषु तैलम, ये अभिव्यापक सप्तमी होती है, व्यापक संबंध को बताने के लिए सप्तमी होती है।
तिलों में तेल, दूध में घी। उपश्लेष का मतलब होता है किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ जो निकट संबंध है। एक तो चीज उसके अंदर रमी हुई हो और एक उसके साथ समीप जुड़ी हुई हो, सामीप्य संबंध को कहते हैं उपश्लेष। जैसे वृक्ष के समीप गायें बंधी हुई हैं, वृक्ष के समीप में गायें हैं, ये जो है औपश्लेषिक सप्तमी है। ये अभिव्यापक है, तिलों में व्यापक है तेल। तीन तरह के उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तिलेषु तैलम एक उदाहरण से समझ सकते हो। तिलेषु तैलम अभिव्यापक सप्तमी है। कटेयास्ते जो है औपश्लेषिक है, या वृक्षे गावः तिष्ठन्ति। वृक्षे गावा यदि मैं बोल दूं तो इसका अर्थ है वृक्ष के समीप गायें हैं। वृक्ष के ऊपर तो गाय नहीं बैठ सकती ना, समीप में बैठ सकती। हाँ, उपश्लेषिक है। और एक होती है तिलेषु तैलम अभिव्यापक, और एक होती है गुरौ वसति, ये वैषयिक सप्तमी है। खे पक्षिणा उड्डीयन्ते, उड्डीयन्ते डी में दीर्घ इकार है। उड्डीयन्ते का मतलब है उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश के विषय में, आकाश को विषय बनाकर पक्षी उड़ रहे हैं। और एक ये सप्तमी है, रामे गते दशरथो मृता। वो तीन सप्तमियों से अलग ये सप्तमी है। और शास्त्र में एक पर सप्तमी, अष्टाध्यायी में जो सूत्रों का अर्थ करते समय जो लोक में जो विभक्तियों का अर्थ है वो शास्त्र में नहीं होता। आपको वो व्याख्यान सुना होगा ना डॉक्टर कमलेश जी का, कि लोक में विभक्तियों का अर्थ अलग है और शास्त्र में अलग है। लोक में का के की अर्थ होता है षष्ठी का, पर शास्त्र में के स्थान में। लोक में सप्तमी का अर्थ में पर आदि होता है, पर यहाँ परे रहते पूर्व में। शास्त्र में वहां से ये आ रहा है, पर अष्टाध्यायी में पंचमी का अर्थ से उत्तर होता है। पंचमी षष्ठी सप्तमी का तो अर्थ पाणिनि ने स्वयं ही बताया है। षष्ठी स्थान योगा के द्वारा, तस्मिन्ति निर्दिष्टे पूर्वस्य के द्वारा, तस्मादित्युत्तरस्य के द्वारा स्वयं ही अर्थ बताया है कि षष्ठी का मैं ये अर्थ ले रहा हूँ, सप्तमी का ये वाला अर्थ ले रहा हूँ। सप्तमी का जहाँ निर्देश होता है पूर्व को कार्य होता है, और पंचमी से उत्तर को कार्य होता है। ये स्वयं अर्थ बताया है। ठीक हो गया? तो ये लिख लिया आप लोगों ने। गुण जब अपना संस्कार कर लेता है और फिर जब प्रधान को प्राप्त होता है तो प्रधान का उपकार करने में, अधिक उपकार करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर कंगत जो है, कंगति किसको विशेषित करेगा? गुण वृद्धि को। किंगत निमित्तक, इक के स्थान में गुण वृद्धि नहीं होते। कंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि, कंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि वो नहीं होते। मैं एक बात बताइए अभी कि ये जो सप्तमी होती है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से जो सप्तमी, और एक सप्तमी निर्धारण सप्तमी भी होती है। कितनी होगी सारी? पर सप्तमी, सप्तमी, विषय सप्तमी, वैषयिक सप्तमी, औपश्लेषिक सप्तमी, अभिव्यापक सप्तमी और निर्धारण सप्तमी। जैसे हम यूं कहें गोसु कृष्णा गौ संपन्न क्षीरतमा, तो गोसु यहाँ पर निर्धारण सप्तमी है। गोसु कृष्णा गौ संपन्न क्षीरतमा, गायों में काली गाय संपन्न क्षीरतम वाली है। निमित्त सप्तमी और सत सप्तमी को मिक्स कर रहे हो। एक ही चीज है ये, दो चीज नहीं है। निमित्त से सप्तमी को सत सप्तमी कहा है। किसी निमित्त से जो सप्तमी होती है उसको सत सप्तमी कहा है। जैसे किंगत निमित्त हैं और इससे सप्तमी है तो इसको सत सप्तमी कह देंगे। निमित्त से सप्तमी, निमित्त सप्तमी में क्या समास है? पंचमी तत्पुरुष है। निमित्तात सप्तमी, निमित्त सप्तमी पंचमी तत्पुरुष है। देखो कर्मधारय समास यदि हो तो निमित्त सप्तमी का क्या अर्थ होगा?
निमित्त भी वही और सप्तमी भी वही। जैसे सत सप्तमी है, ये जो सप्तमी है यहाँ सत और सप्तमी का क्या समास होगा? तो सत सप्तमी में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह क्या होगा? देखो दो चीज मैं पूछता रहता हूँ ना कि क्या समास है, इसका विग्रह क्या होगा? सती सप्तमी सत सप्तमी। पुंत कर्मधारय जातीय देशीय सुसूत्र से सती को सत बन जाता है। कर्मधारय समास होता है ना, तो पुंत कर्मधारय जातीय देशीय। जैसे हम बोले पाचिका वृंदारिका, तो शब्द क्या बनेगा? पाचक वृंदारिका शब्द बनेगा। पाचिका को पुंत भाव हो जाता है, पाचक वृंदारिका। पुंवत मानी पुल्लिंग जैसा। सती तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग सत है। पुल्लिंग शब्द सत है, स्त्रीलिंग सती है, तो सती को पुंवत हो जाता है, पुल्लिंग जैसा हो जाता है। पाचिका स्त्रीलिंग है, पाचक पुल्लिंग है, पाचिका को पाचक बन गया। और निमित्त सप्तमी में कौन सा समास है? हाँ, निमित्तात् सप्तमी। पंचमी तत्पुरुष है, विग्रह क्या है? निमित्तात् सप्तमी। ऐसे बताते हैं कि निमित्त सप्तमी में कौन सा समास है? बोलिए पंचमी तत्पुरुष। फिर पूछेंगे कि क्या विग्रह है, तो कहेंगे निमित्तात् सप्तमी। कंगति च सूत्र में क्या समास? हाँ देख क्या है? हाँ, द्वंद्व गर्भ बहुब्री है, बहुब्री गर्भ द्वंद्व नहीं है। इतने में फर्क पड़ जाता है। बहुब्री गर्भ द्वंद्व तो मतलब ये होगा पहले बहुब्री करो फिर बाद में द्वंद्व करो, और द्वंद्व गर्भ बहुब्री का मतलब पहले द्वंद्व फिर बाद में बहुब्री। द्वंद्व है गर्भ में जिसके, ऐसा बहुब्री है। द्वंद्व अंदर छिपा हुआ है, बहुब्री बाहर दिखाई दे रहा है। कितनी सप्तमी होगी? अभिव्यापक, औपश्लेषिक, वैषयिक, पर सप्तमी, निर्धारण सप्तमी, सत सप्तमी। 6 प्रकार की सप्तमी होगी। 6 जगह अधिकरण में सप्तमी होती है। विषय और वैसे एक ही है। हाँ, विषय सप्तमी कह लो, वैषयिक सप्तमी कह लो, एक ही बात है। अभिव्यापक और औपश्लेषिक अलग है। अभिव्यापक और औपश्लेषिक तो अलग है। अभिव्यापक तो ऐसे जैसे तिलेषु तैलम, औपश्लेषिक ऐसे जैसे कटे आस्ते, एक ही नहीं है ना। कटे आस्ते और तिलेषु तैलम अलग अलग चीज है। यहाँ पर जो है निषेध तो प्रधान है और गुण वृद्धि जो है, गुण वृद्धि गुण है और कंगति भी गुण है। कंगत के होने पर जो गुण वृद्धि वे नहीं होते, किंगत के होने पर जो गुण वृद्धि पाते हैं वे नहीं होते। तो कंगत तो इलायची की जगह समझें, किंगत विशिष्ट जो गुण वृद्धि पानी की तरह है और नहीं होता, ये पुरुष की जगह है। किंगत विशिष्ट गुण वृद्धि नहीं होते, किंगत निमित्तक गुण वृद्धि नहीं होते। यदि ये अर्थ करेंगे तो ये निमित्तक नहीं बनेगा, सीधा पर सप्तमी बन जाएगी। और उससे जो है किंगत परे गुण वृद्धि नहीं होते। चिता चितवान में तो निषेध हो जाएगा, भिन्न भिन्नवान में नहीं होगा। ये निमित्त सप्तमी तभी बनेगी जब गुण वृद्धि के साथ जोड़ेंगे। किंगत निमित्तक नहीं होते निषेध के साथ जोड़ेंगे तो ये निमित्त सप्तमी रहेगी नहीं, पर सप्तमी बन जाएगी। किंगत परे रहते नहीं होता गुण वृद्धि, ऐसा दिया है। किंगत ग्रहण गुण वृद्धि का विशेषण है, ये तो स्पष्ट ही लिखा है। किंगत ग्रहण गुण वृद्धि का विशेषण है और वे गुण वृद्धि फिर निषेध को प्राप्त होते हैं। तो व्यापक हो जाता है, सूत्र का विषय व्यापक हो जाता है, नहीं तो शॉर्ट रहता है, थोड़ा रहता है। यथा एला संस्कृतम पानीयम पुरुषेण संबध्यते, ऐसे दिया है। जैसे एला संस्कृत जो पानी है वो पुरुष से संबद्ध होता है। एला विशिष्ट जल पुरुष से संबद्ध होता है तो अधिक उपकार करता है। जैसे किंगत विशिष्ट जो गुण वृद्धि है वो निषेध का अधिक उपकार करता है। किंगत को सीधा निषेध से जोड़ेंगे तो उतना उपकार नहीं होगा। किंगत को गुण वृद्धि से जोड़कर निषेध से जोड़ेंगे तो ज्यादा उपकार होगा। वहां पर एक उदाहरण ही बदल गया कि किंगत तो पानी है, किंगत तो पानी है
और निषेध जो है पुरुष है, ऐसे बस। एक उदाहरण में किंगत को जल लेना पड़ेगा, एक उदाहरण हाँ ये बात अलग अलग मानना पड़ेगा उसको। अलग अलग मानना पड़ेगा। उस उदाहरण में किंगत को तो पानी मानना पड़ेगा और निषेध को पुरुष मानना पड़ेगा। पुरुष तो दोनों जगह वही है, निषेध ही, पर वो उदाहरण बदल दिया कि किंगत को पानी, सीधा केवल किंगत को पानी के रूप में देख करके और हम निषेध का उपकार करना चाहें, पुरुष का उपकार करना चाहें। ये जो एला संस्कृत पानी वाली जो बात है ना, उस उदाहरण में तो किंगत को तो एला ही मानेंगे, गुण वृद्धि को पानी मानेंगे और फिर पुरुष को निषेध मानेंगे। पर जब अलग एक दूसरा प्रकार का उदाहरण लेकर के समझाना पड़ेगा कि सीधा सीमित क्षेत्र वाला, कि भाई सीधा किंगत को उठाकर पुरुष को दे दें, अर्थात पानी को उठाकर पुरुष को दे दें, जोड़ दिया ना, किंगत परे रहते नहीं होते क्या गुण वृद्धि, किंगत परे रहते, वो पर सप्तमी बन जाती है ना सीधी, कि किंगत परे रहते नहीं होते क्या गुण वृद्धि, किंगत परे रहते नहीं होते क्या नहीं होते गुण वृद्धि। गुण वृद्धि तो है वहां पर वो किंगति को सीधा निषेध से जोड़ा और फिर गुण वृद्धि को भी निषेध से जोड़ा। दो अलग अलग चीजों को निषेध से जोड़ रहे हैं। किंगत पर रहते नहीं होता, निषेध से जोड़ दिया, फिर गुण वृद्धि को भी जोड़ो, क्या नहीं होता, गुण वृद्धि नहीं होते। एक तो किंगत विशिष्ट गुण वृद्धि को निषेध से जोड़ा और एक अलग अलग रूप से किंगति को जोड़ा और अलग रूप से गुण वृद्धि को जोड़ा। तो इस तरह से चलने से हमारा संपूर्ण लक्ष्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। कित के उदाहरण, चिता चितवान, चितवान का जानते हैं ना सिद्धि, ची तवतु तवत, स्वाद उत्पत्ति करके सु आ गया। ये धातु अनिट है, अनुदात है, ची धातु। तो एकाच उपदेश अनुदाता निषेध होने से आर धातु का षड वाला आगम नहीं होगा है? और अत्वसंतश्चा धातु, अतु अंत वाले अंग को दीर्घ हो जाता है, उपदा को दीर्घ हो जाता है। चितवात ये भी अनुनासिक है, ये ऊ, तो चितवात, और इसको उगिताम सर्वनाम स्थाने धातु, उगितंग है ना ये, तो नुम आगम हो गया यहाँ। सु का हल्ग्याभ्यो दीर्घात, सुतिस प्रिक्तम हल, और तय का हल से उत्तर, कि हलंत से उत्तर, व्यंत और आबंत, दीर्घ व्यंत और दीर्घ आबंत से उत्तर, अप्रिक्त सूती सी हल का लोप होता है, अप्रिक्त सूती सी का लोप होता है, हल रूप होना चाहिए। हल इसलिए कहा कि अचरूप अप्रिक्त का लोप, अप्रिक्त तो अच भी हो सकता है ना, उसका लोप नहीं होगा, अप्रिक्त अच भी हो सकता है, उसका लोप नहीं होगा। चितवान बन गया, चिता चितवान, ये कित निमित्तक निषेध है। दूसरा उदाहरण चिता चितवान भिन्ना भिन्नमान। अगला उदाहरण चिनुत है, जैसे ची लट लकार, लट के स्थान में तस, स्वादिभ्या सार धातुकम, अपित सार धातु गितवत होता है, ये स्नु गितवत हो गया, गितवत होने से ची को सार धातुकार धातु गुण पाएगा, कंगति से निषेध हो जाएगा। और तस को मानकर इसकी भी अंग संज्ञा है ना पूरे की, स्नु के पर रहते ची की अंग संज्ञा है और तस के पर रहते इस स्नु पर्यंत की अंग संज्ञा है। तो अंगाधिकार में सार धातुकार धातु के इस ऊ को गुण पाएगा, या सार धातु परे है ना, तो सार धातु को अपित गितवत होने से कंगति से निषेध हो जाएगा। चिनोती चिनुता चिन्वंती रूप चलते हैं। चिन्वंती में क्या हुआ है, चीनु चिन्वंती, अंती है आगे झोंता, और ये इकोणची अचिष्णु धातु भुवाम योर यंग वंग, उवंगादेश प्राप्त होगा ना स्नु को, स्नु प्रत्यांत को उवंग होता है, और गुण भी प्राप्त होगा। यहाँ पर अंति को मानकर सार धातुकार धातु कहो, कंगति से निषेध हो गया। और यहाँ पर एक सूत्र और लग रहा है, हुस्नो सार धातु के, हुस्नो सार धातु के से इस स्नु को यणादेश हो जाएगा,
स्नु प्रत्यांत संयोग पूर्व में जिसके नहीं है उसको यणादेश हो जाता है। यदि संयोग पूर्व में हो ना तो हुस्नु सार्वधातु के नहीं लगता है। जैसे आपनुवंती बनता है, आप नु और अंति, देख रहे हैं जी। हुस्नु सार्वधातु के यहाँ नहीं लगा और यहाँ लगेगा। श्रद्धा क्या कारण है? यहाँ तो हुस्नु सार्वधातु के लग रहा है, यहाँ क्यों नहीं लग रहा? हाँ, असंयोग पूर्वस्य की अनुवृत्ति है। एर ने काचो असंयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्वस्य की अनुवृत्ति है इस सूत्र में हुस्नो सार धातु के में। हुस्नो सार धातु के ऊपर से एर ने काचो संयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्वस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो देखो यहाँ पर जो है संयोग पूर्व में है, प और न का संयोग बन गया ना, और यहाँ संयोग पूर्व में नहीं है, तो यहाँ तो बनेगा आपनुवंती, उवंग होगा, यहाँ तो उवंग होकर के ऐसा बनेगा, और यहाँ यणादेश होगा चिन्वंती, चिन्हवती, चिन्हुता, चिन्हवंती। कहाँ यणादेश होता है, कहाँ नहीं होता है, पकड़ में आ गई बात। चिन्होती, चिन्हुता, चिन्वंती, चिन्होसी, चिन्हुथा, चिन्हुथा, चिन्होमी, चिन्वा, चिन्हुमा, चिन्हुवा, चिन्वा, चिन्हुमा, चिन्मा, विकल्प हो रहा है। किस सूत्र से हो रहा है? चिन्वा, चिन्हुवा, चिन्मा, चिन्हुमा, किससे हो रहा है ये? लोपश्चास्य नतरश्याम मोह, मकारादि वकारादि, मोह का अर्थ है मकारादि वकारादि प्रत्यय परे हो तो उसका उकार का उतश्च प्रत्यात संयोग पूर्वात, उतः की और असंयोग पूर्वात की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ पर भी असंयोग पूर्वात की अनुवृत्ति आ रही है। देखो यहाँ चिन्ह चिन्हु है, दो रूप बनेंगे, चिन्हु आगे वह है ना, अब इसको विकल्प से लोप होगा तो दूसरा रूप चिन्ह है, और यहाँ आपनु शब्द में बनाएंगे तो आपनोति, आपनुता, आपनुवंती, आपनोसी, आपनुथा, आपनुथा, आपनोमी, आपनुव। यहाँ पर दो नहीं बन रहे इसकी तरह, क्यों नहीं बन रहे? संयोग पूर्व में संयोग वहां पर भी पढ़ा है ना, लोपश्चासन तरस्याम, वो सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है उतश्चय की और असंयोग पूर्वात की है। असंयोग पूर्व की अनुवृत्ति होने के कारण यहाँ संयोग पूर्व में है, इसलिए आपनोमी, आपनुवय, आपनुमय ही बनेगा। आपनोमी, आपनवय, आपनमय ऐसे नहीं बनता है, हैं? आपनोमी, आपनवय, आपनमय ऐसा नहीं बनता है। क्या बनेगा? आपनोमी, आपनुवय, आपनुमय। और आगे जिष्णु, लशक को तद्धिते आर धातु का शेड वाला देगा उपदेशे अनुदातात, और यहाँ पर जब अनिट होगी धातु, सार धातु आर धातु गुण पाएगा गीत होने से। हाँ, कोई कहे कि यहाँ इसको ग क्यों रखा है, इसको क ही रख देते, संधि तो हो रही है, पर मैं ये कह रहा हूँ इसको मूल में ही हम क मान लें तो क्या हमारा इष्ट सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि यहाँ पर क मान लेना तो इधर अपना जो सूत्र है कंगतीचे में ग नहीं मानना पड़ेगा, क को मानकर ही हम निषेध कर देंगे। यहाँ ग मानने से यहाँ पर एक ग और बढ़ाना पड़ता है। ये इसलिए माना जैसे स्था आगे इसको क मान लेंगे ना क, तो कसनु और इसके परे रहते यहाँ आ को घुमा स्था गापा जात साम हली, रूप तो बनता है स्थास्नु और बनने लगेगा स्थूष्णु बनने लगेगा स्थिष्णु। ये तो अनिष्ट है, ये रूप चाहते हैं, तो इसलिए इस क को इसलिए कसनु नहीं रखा, गस्नु रखा है। ग्लाजिस्थस्य गस्नु रखा, ये नहीं रखा है। भिन्न भिन्न बता तो दिया, एक सूत्र नया लगता है। जैसे भिद है, इधर देखो यहाँ तय है और ये आर धातु का शेड वाला दे, एकाद उद्देश्य अनुदाता निषेध हो जाएगा। फिर यहाँ पर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा, मतलब पुगंत लोभ से गुण पाएगा, कंगति से निषेध हो जाएगा। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्चादा, रेप और दकार से उत्तर, रेप और दकार से उत्तर, निष्ठा के तकार को नकार होता है, पूर्व से द और पूर्व द को भी न होता है। रदाभ्याम पंचमी है, र और द से उत्तर, निष्ठा के तकार को नकार होता है और पूर्व दकार को भी नकार होता है। भिन्न भिन्नमान, ठीक, भिन्नमान में तो तू प्रत्यय है।
भिन्नमान किस कारक में होता है? कर्तव्यतु प्रत्यय किस कारक में होता है? किस में होता है श्रद्धा? कर्ता कर्म अधिकरण। भाव भी तो होता है, सब जगह नहीं होता है, पर कुल मिलाकर के कर्ता कर्म भाव अधिकरण में होता है। और कहाँ कहाँ क्या होता है वो तो एक व्यवस्था अलग है। आदि कर्मणि कथा कर्तृच है, तयोरेव कृतकथा खलर्था गत्यर्था कर्मश्लिष्ट सिंहस्थास्वजन रुजिर्तिभ्यश्च तो अधिकरण से द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, ये सूत्र ध्यान में रखने चाहिए। दीधि वेविटाम दीधि दीधिश्च वेविश्च इच्च इति दीधि वेविटः तेषाम दीधि वेविटाम। ठीक है, यहाँ पर दीधि वेवी दो धातुएं और इट आगम है। दीधि धातु वेवी धातु और इट को ये नहीं होता, गुण वृद्धि नहीं होते हैं। इट में वृद्धि नहीं मिलेगी, इट में केवल गुण मिलेगा। दीधि वेवी में दोनों मिल जाएंगे। जैसे आंग पूर्वक दीधि धातु है और लुट प्रत्यय किया, लुट, और लुट को अन हो गया ना, तो वो ये कौन सा कार्य पाया? यहाँ कौन सी पाया? एरने का तो संयोग पूर्व यणादेश पाया। ऐसा इकार जिसके पूर्व में संयोग ना हो उसको यण हो जाता है। एरने का तो संयोग पूर्व से, अनेकाच का मतलब अनेक अच वाला। ऐसा इकार जिसके पूर्व में संयोग ना हो और अनेकाच अंग हो। सूत्र नहीं आया? इसमें तो एरने का तो संयोग पूर्व से, धातु का इकार संयोग पूर्व में जिसके नहीं है, धातु के द्वारा संयोग को विशिष्ट करते हैं। धातु का संयोग नहीं है जिसका ऐसा इकार, धातु विशिष्ट संयोग। जैसे मान लीजिए उत्पूर्वक हम नी धातु, सामान्य रूप से यूं कहो कि संयोग पूर्व में नहीं है तो इसको क्या कहोगे? संयोग तो पूर्व में है, तय और नय का। पर यूं कह दो कि धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार, फिर जो है सूत्र की शर्त अलग घट गई। देखो विशेषण विशेष भाव में कितना कमाल हो जाता है। धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, अब ये तय तो उपसर्ग का है और नय धातु का है, तो धातु का संयोग नहीं हुआ। पर सामान्य रूप से यूं कह दो कि संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार, तो फिर तो असंयोग पूर्व कहने से ये भी आएगी। संयोग मतलब संयोग पूर्व में, असंयोग पूर्व कहने से इसको हटाना पड़ेगा। तो धातु का संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा इकार, तदंत अनेकाच अंग को यणादेश होता है। यणादेश पाया, यंग भी तो पा रहा है यहाँ। हाँ, अचि सुन धातु भ्राम योरी अंगो, यंगादेश पाया और एर ने का संयोग पूर्व से यणादेश पाया और सार धातु का धातु को गुण पाया। और फिर उसके बाद दीधि वेविटाम से गुण का निषेध हो गया। निषेध होने के बाद क्या कार्य हुआ? फिर वही प्रक्रिया दोहरा दो। इको एणची अचि सुन धातु भ्राम योरी अंगो एर ने का संयोग पूर्व से, इस तरह से आदिध्यनम बनेगा। क्या क्या कार्य दोहरा दिए मैंने? सु लाएंगे, अतो अम, अदंत अंग से उत्तर, अदंत नपुंसक से उत्तर सु को अम हो गया और अमी पूर्वा से आदिध्यनम। मैंने ई को यह करने के लिए क्या क्या किया? इको एणची अचि सुन धातु से यंग प्राप्त हुआ, उसको बाध कर एर ने का संयोग पूर्व से यणादेश कर दिया है।